हेलो गाइस। आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। समझिएगा इसे अच्छे से। ग्रेविटेशन होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। या कोई कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो, वो दोनों एक दूसरे की अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे अर्थ पे कोई भी चीज़ किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो वो डायरेक्ट अर्थ की ओर गिरता है। रीजन क्या है अर्थ की ओर फॉल होने का? अर्थ का मास उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा है। अर्थ का मास एरिया, वो जो ऑब्जेक्ट मैं किसी हाइट से रिलीज कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट का साइज अर्थ के साइज से स्मॉल है। डेट्स वाई वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। पर एक केस है मून और अर्थ का। मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है एक्चुअली में, तो वो फिर मून तो छोटा है ना अर्थ से, पर अर्थ पे वो गिरता क्यों नहीं है? रीजन क्या है कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका जैसे में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रोटेट करा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एक स्पीड में, वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसमें क्या स्पीड आ गया, और उस स्पीड वो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और हर एक पॉइंट पे चेंज होने के कारण उसका स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वो भी चेंज हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन के कारण जो स्पीड उसका क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वो उसका मूवमेंट हो रहा है। इसलिए मून जो है अर्थ पे फॉल नहीं होता, वो मून अर्थ के द्वारा मून पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है और मून चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट हो गया, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स एब्सेंट हो गया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करना शुरू हो जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैं छोड़ा यहाँ से फॉल करके, ये क्या हुआ? स्ट्रेट वे में आया। यहाँ पे तो कोई मूवमेंट, यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ना तो कोई इसमें स्पीड है। जस्ट लाइक हमने यहाँ से छोड़ा और ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी थ्रेड में बांध के अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्पीड से इसे रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा है, इसमें स्पीड हमने दिया, स्पीड देने के साथ हर एक पॉइंट पर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसमें वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है और एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा है। डेट्स वाई वो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। क्योंकि हो गया इस एग्जांपल, इसका मूल हमने दे रखा है। सेम केस प्लेनेट और सन के केस में भी यही होता है। लगता वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, पर कोई भी प्लेनेट सन पे आकर फॉल नहीं होता है। रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। वही स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम चीज है। अब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर रेडियस पे। जैसे इस पार्टिकुलर रेडियस पे हमने एक थ्रेड बांध दिया और अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। ये जब रोटेट करेगा, किसी स्पीड से रोटेट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इस स्पीड के कारण क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी बदलाव आ रहा है, और उस कारण से क्या हो रहा है कि स्पीड इसका क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक में एक्सेलरेट क्या किए, एक्सेलरेशन पे लाके एक पार्टिकुलर एक्सेलरेशन पे अगर हम एक्सेलरेशन पे अगर ब्रेक लगा दिए, मीन्स कि होल्ड किए हुए हैं, तो आपका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड होगा। सेम चीज यहाँ भी फॉलो हो रहा है। अब देखिए एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट है। ये क्या होता है कि फोर्स जो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स लग रहा है, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तभी एक दूसरे की तरफ क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक का मास कैपिटल है, मतलब ज्यादा बड़ा है ये, और एक है छोटा है इसमें एम। तो ये फोर्स इस दोनों पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम इंटू एम। और इसके डिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा, उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कि एक हाइट
के एक हाइट पे जाने के बाद, अर्थ से एक हाइट पे जाने के बाद आपका ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये चीज लिखा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। F इस दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा तो m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट साइन आएगा, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये कांस्टेंट, ये इसका वैल्यू जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, या तो वो ऑब्जेक्ट स्मॉल हो या बिग हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक ऑब्जेक्ट पे इस ग्रेविटेशन का वैल्यू ये है, एप्लीकेबल है। अब इसका एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये किनके द्वारा बताया गया था? एक साइंटिस्ट है कैवेंडिश, इनके द्वारा बताया गया था। अब इसका यूनिट कैसे, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम यूनिट कैसे निकालेंगे? तो सेम है, क्या करना है कि जी ए इस डी को इधर ले गए तो ये क्या हो गया, एफ डी स्क्वायर हो गया, एम इंटू एम, और जी को इधर जब छोड़ेंगे तो जी इक्वल टू एफ टी स्क्वायर। और एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डी का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। मास का यूनिट केजी, इस छोटे वाले मास का भी यूनिट केजी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई हम लोग हवन करते हैं, आग ऊपर की तरफ क्यों होता है, क्यों जाता है? रीजन क्या है? आग जो है हल्का होता है, उस पर कोई फोर्स अप्लीकेबल ही नहीं होता है, उसमें कोई मास ही नहीं है, इसलिए ऊपर की तरफ जाता है। और वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, इसलिए हवन जब करते हैं तो, या कोई भी आग जलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। बस ये कंसेप्ट था आज के लिए, बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।